लेट्स से मुझे पॉपकॉर्न का बिजनेस शुरू करना है और आप जिस स्केल पे है वहाँ पे पहुँचना है। मेरे पास लाख रुपए है या 2 लाख रुपए है लेट्स से, तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए बिजनेस शुरू करने के? और अगर मेरे पे यकीन माने तो मैंने अपना बिजनेस तकरीबन सिर्फ 6,000 रुपये से चालू किया था, और पॉपकॉर्न का बिजनेस तो वैसे ही इतना बढ़िया है कि इसके अंदर तकरीबन 85% का ग्रॉस प्रॉफिट है। आज की डेट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क विद जेनजीज अलॉन्ग विद यू। तो एक बड़ा बिजनेस बनाना है, उसके लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैबिट्स हैं जो होनी ज़रूरी है? बिजनेस को चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत स्ट्रांग आइडिया चाहिए होता है। क्विक कॉम इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। ये आपको बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बट हो सकता है अंदर से इतना अच्छा ना हो। आपको क्या लग रहा है आपके बिजनेस में सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया है? AI is basically there to help you ease your job. If you have to grow, you have to pay taxes. काम नंबर 1 में करो, टैक्सेस सरकार के पे करो और ग्रो करो। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं ना बहुत डेयरिंग आदमी हूँ। मैंने जो एक बार डिसीजन ले लिया, मैं उसको दोबारा मुड़ के देखता नहीं। हेलो दोस्तों, जब भी मैं किसी पॉडकास्ट के लिए किसी गेस्ट को बुलाता हूँ ना, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको उसमें बहुत सारी लर्निंग मिले। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट था ना, इसमें मैं थोड़ा सा सेल्फिश हो गया था। आपकी लर्निंग को छोड़ देता हूँ, मुझे पर्सनली बहुत सारे लर्निंग्स मिले। इनको ना 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बिजनेस में। कैसे जॉब से बिजनेस में स्विच कर सकते हैं, अगर आप बिजनेस में हो तो कैसा आपका माइंडसेट होना चाहिए, कौन कौन से आपके अंदर हैबिट्स होने चाहिए, बिजनेसेस फेल क्यों होते हैं, सक्सेसफुल कैसे होते हैं, कैश फ्लो को कैसे मैनेज करना चाहिए, अपने टाइम को मैनेज कैसे करना चाहिए, अपने फ़ोन्स और लैपटॉप का बेस्ट यूज़ कैसे करना चाहिए। ये चीज़ें ना मुझे लगता था बहुत बेसिक है, लेकिन आज मेरे को इस पॉडकास्ट के बाद ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिलीव में, इस पॉडकास्ट से मुझे पर्सनली इतने सारे लर्निंग्स मिले हैं जो मैं अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने वाला हूं। आई एम श्योर आपको भी बहुत सारे लर्निंग्स मिलेंगे। आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखना और इसके बाद जाते जाते ना मेरे को बताना आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आपके क्या की लर्निंग्स रहे। अगर अभी तक इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मैं बहुत एफर्ट्स डालता हूं आप लोगों के लिए अच्छे गेस्ट लाने के लिए कि आपकी लाइफ में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपकी लाइफ में एक नया चेंज आए। थैंक यू सो मच, वॉच इट टिल द एंड। थैंक्स सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया इस पॉडकास्ट के लिए। और कोशिश करेंगे आपका इतना सारा, इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो हम ऑडियंस तक लाने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे जिस बिजनेस में आप हैं इनमें से ना कुछ लोग वो शुरू कर पाएं, और जो लोग ये बिजनेस ना शुरू कर पाए, बहुत सारा ऐसा ऑडियंस है जिनका ऑलरेडी बिजनेस है, तो उनके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के जो स्किल्स हैं वो हम डेवलप करने की कोशिश करें। तो पहले थोड़ा सा अपने बारे में से बता दीजिए, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होगा, स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम रियली एक्साइटेड। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आया हूँ। मेरे बारे में ऐसा है कि मैंने अपनी जर्नी काम करने की तकरीबन 87 में चालू करी थी, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले एक टेम्परेरी जॉब लिया था एक फेयर के अंदर 5 दिन के लिए। इंसिडेंटली मैं काफ़ी लकी रहा, तो वहाँ पे तकरीबन नाना करते करीब 20-25 लाख रुपए की मशीनें थी जो मैं 5 दिन में बेच पाया। मेरे जो बॉस थे वो जर्मन थे, उनको लगा कि इस लड़के में पोटेंशियल है, तो उन्होंने मेरे को इमीडिएटली हायर कर लिया जॉब के लिए टू सेल फूड प्रोसेसिंग मशीन्स, स्पेसिफिकली मीट प्रोसेसिंग। एंड इट वाज अमेजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने तो सुना था काम करने जाओ तो काफ़ी इंटरव्यूज़ होती हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट काफ़ी लकी रहा और मेरे को उन्होंने हायर कर लिया। तो जिस दिन 5 दिन का शो ख़त्म हुआ, 2 दिन के बाद मेरे को ऑफिस में बुला लिया एंड आई स्टार्टेड माई वर्क। सो वहाँ मैंने तकरीबन 2 साल काम किया, और वो काम करने के बाद मैं एक बड़ी वेल नोन हैमबर्गर चेन है यूके की, कॉल्ड विम्पी, उनका प्रोजेक्ट कर रहा था। यहाँ पे मैं उनकी फैक्ट्री बना रहा था इंडिया में पहली बारी। तो वो करते करते उस कंपनी ने मुझे एज मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट हायर कर लिया, तो मैं दोबारा लकी रहा। एंड करने के बाद मैंने वो कंपनी में मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और बिजनेस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चालू करी। आई टुक द कंपनी फ्रॉम अ सिंगल रेस्टोरेंट इन दिल्ली। अगर आपको याद है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट या एक बड़ा सा रेस्टोरेंट, दोनों एक साथ होते थे एन ब्लॉक कनॉट प्लेस में। टुक दैट कंपनी टू अबाउट 35-36 रेस्टोरेंट्स। एंड उसके बाद मैंने वो क्विट किया, और क्विट करने के बाद मैं यूएस चला गया, जहाँ पे मैंने जिस कंपनी के लिए काम करना शुरू किया वो होटल का इक्विपमेंट, जितना भी होटल में किचन्स होते हैं उसके अंदर जो इक्विपमेंट लगता है,
उस कंपनी में काम किया और मेरा जो एरिया था वो मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और रशिया रहता था। तो तकरीबन 20 दिन ट्रैवल होता था मेरा महीने के अंदर। काफ़ी एक्साइटिंग जॉब थी। आप समझ सकते हैं एट यंग एज अगर आप 20 दिन ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली इन दीज लोकेशन तो कितना मज़ा आता होगा। बट देन सडनली आई रियलाइज़ कि वो 2 साल 3 साल मेरा बॉस मुझे तकरीबन 20 से 25 दिन घुमाए रखता था। मैं सिर्फ 4-5 दिन के लिए न्यूयॉर्क आता था एंड फिर वापस चला जाता था। फिर कुछ फैमिली सिचुएशंस करके मुझे वापस इंडिया आना पड़ा एंड आई वॉज एक्साइटेड अगेन बिकॉज उस वक्त नरसिम्हा राव जी की सरकार थी एंड दे वर ओपनिंग अप इंडिया एंड काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा था, काफ़ी ग्रोथ हो रहा था। तो मैं आया और मैंने यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप किया। और अगर मेरे पे यकीन माने तो मैंने अपना बिजनेस तकरीबन सिर्फ 6,000 रुपये से चालू किया था। 6,000 रुपये से उस ज़माने में। एंड आज तकरीबन 38 साल हो गए और मैं यहाँ पे हैंडलिंग 2 कंपनीज, कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। वी बिल्ड किचन्स फॉर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, केटरिंग कंपनीज, फूड कोर्ट, सिनेमाज एक्सेट्रा। एंड दूसरी मेरी डायरेक्ट टू कंज्यूमर है, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न एंड रेडी टू कुक पॉपकॉर्न। वंडरफुल सर, आज के पॉडकास्ट में हम जो सेकंड लाइन ऑफ आपका बिजनेस है पॉपकॉर्न, उसकी बात करेंगे और कोशिश करेंगे हम शुरू से लास्ट तक का जो प्रोसेस है कि किसी को अगर बिजनेस बिल्ड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं छोटे अमाउंट से। लेट से मुझे पॉपकॉर्न का बिजनेस शुरू करना है और आप जिस स्केल पे है वहाँ पे पहुँचना है, मेरे पास ₹1,00,000 है या ₹2,00,000 है लेट से, तो फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स क्या होने चाहिए बिजनेस शुरू करने के? देखिए, बिजनेस के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मतलब पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, एक स्ट्रॉन्ग आइडिया चाहिए होता है जिससे आप बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं अपना। तो अगर आप बोलें कि आप अगर पॉपकॉर्न बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो मैं तो तकरीबन आपको 1,00,000 रुपये से भी चालू करा सकता हूँ। इसके अंदर तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये की मशीन आएगी, सप्लाईज आएंगी, आपको आदमी रखना है, उसकी 2-3 महीने की तनख्वाह निकल जाएगी। एक ब्रिलियंट सा स्पॉट ढूंढिए जहाँ पे ट्रैफिक अच्छा हो, आते जाते लोग रहें एंड विजिबिलिटी आपकी बनी रहे और आपकी दुकान पहले दिन से चालू है। और पॉपकॉर्न का बिजनेस तो वैसे ही इतना बढ़िया है कि इसके अंदर तकरीबन 85% का ग्रॉस प्रॉफिट है अगर आप उस लेवल की बात करें। तो फॉर एवरी 10 रुपी का जो आप माल बेच रहे हैं या 100 रुपये का जो माल बेच रहे हैं उसमें आपको 85 रुपये प्रॉफिट है सीधा। दैट्स इट। ओके, आपका जो सेल चैनल है वो क्या है, एक बार लोगों को बता दीजिए। जैसे पॉपकॉर्न कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सो अभी हम बात कर रहे हैं गुरमे पॉपकॉर्न की, जो बेसिकली नॉर्मल पॉपकॉर्न से थोड़ा हटके होता है। इसको अक्सर कैंडी पॉपकॉर्न भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक स्पेशल तरीके का पॉपकॉर्न होता है। जैसे आपको मशरूम्स देखने में लगते हैं, वो गोल होते हैं प्रकार के। तो ये पॉपकॉर्न गोल होता है, जब फूटता है तो फूलने के बाद इसको एक सो कॉल्ड ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल कढ़ाई में बनाया जाता है और उसके अंदर शुगर की चाशनी होती है जिसके अंदर इसको रोटेट किया जाता है। रोटेट करने के बाद वो उसको बेसिकली उसकी कोटिंग पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद एक थिक सी कोटिंग आ जाती है जैसे कैंडीज की आती है। एंड देन उसको बाहर निकाल के बाद उसको ड्राई करा जाता है और उसको आगे कर दिया जाता है। ये तो रहा आपका मीठे पॉपकॉर्न का। और जो रहे आपके नमकीन या चीज़ वाले, उसके अंदर भी यही तरीका रहता है। वो पॉप होता है, पॉप होने के बाद उसके ऊपर चीज़ को कोट किया जाता है या किसी सेवरी कोटिंग या कोई नमकीन कोटिंग को कोट करा जाता है। कोट करने के बाद उसको ड्राई करा जाता है एंड दे आर रेडी टू गो। उनको पैक किया कर देते हैं। तो ये बिजनेस टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ बिजनेस है फ्रॉम द रेगुलर पॉपकॉर्न जो आप मार्केट में खाते हैं, जो बेसिकली बटरफ्लाई फॉर्म होता है। जब वो फूटता है वो देखेंगे वो बटरफ्लाई फॉर्म में फूटता है। तो इसको पैक करने के बाद अलग चैनल में भेजा जाता है। तो इसकी जो बिजनेस चैनल्स होते हैं वो बेसिकली मार्केट प्लेसेस, जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियोमार्ट हो गया, क्विककॉम हो गया, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह, जियोमार्ट वगैरह हो गया, वो हो गया। और मॉडर्न ट्रेड और जनरल ट्रेड में आप इस पे बेच सकते हैं। पर जो हम बेच रहे हैं, हम उसको इस वक्त सिर्फ मार्केट प्लेसेस, क्विककॉम और मॉडर्न ट्रेड में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल ट्रेड में हम गए नहीं, बिकॉज जनरल ट्रेड में बहुत मैस से वॉल्यूम चाहिए होता है। तो हम अभी सिर्फ इन्हीं चैनल्स में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके सर, हम पकड़ लेते हैं क्विक कॉमर्स को, क्योंकि पॉपकॉर्न जो है किसी को अभी खाना है तो अभी खाना है ना। तो क्विक कॉमर्स को पकड़ लेते हैं। लेट्स से मैंने ₹1,00,000 का इन्वेस्टमेंट लगा दिया, मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया, अब मेरे को जेप्टो पे सेल करना है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ₹1,00,000 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्विककॉम में चलता नहीं है। ओके, क्योंकि क्विककॉम का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है। और जो ₹1,00,000 वाला कॉन्सेप्ट वो मैंने बताया, वो बेसिकली मोर लाइक अ जनरल ट्रेड
या फूड कोर्ट्स या कियोस्क या हाई ट्रैफिक एरियाज में है। यहां पे टोटली प्री पैक्ड सामान जाता है। यहां जेप्टो के अपने किचन्स में जो पॉपिंग होती है वो कस्टमर्स को दिया जाता है। सो दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद जो मैंने 1 लाख रुपए वाला कॉन्सेप्ट है, दैट्स टोटली अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ओके, तो जेप्टो पे मुझे सेल करना हो तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा? सो अगर आपको जेप्टो पे चालू करना हो तो आपको एक प्रॉपर प्लांट सा लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका एक पॉपर, एक कोटर, चीज कोटर और कैरामल कोटर, देन एक ड्राइंग टेबल एंड आपको पैकिंग यूनिट लगानी है। तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ओके, इसको करने के लिए। 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा के वैसे तो हर बिजनेस में आरओआई अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आप कैसे उसको रन करते हैं, लेकिन कितना मैं मंथली अगर ठीक से रन करता हूँ कितना मैं मंथली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ 15 लाख रुपए लगा के? देखिए ऐसा है, इस बिजनेस के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं वो तकरीबन 65% के आसपास है। 35% कॉग्स है, हमारे थोड़े से ज़्यादा है बिकॉज हम इसके अंदर काफ़ी चीज़ें काफ़ी हाई क्वालिटी की इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज मेरा ये मानना है जो चीज़ मैं नहीं खा सकता या मेरी फैमिली नहीं खा सकती मैं बाहर नहीं खिलाना चाहूँगा। तो जैसे अब हम कैरमल पॉपकॉर्न कहते हैं, तो हम कैरमल में रियल कैरमल सॉस इस्तेमाल करते हैं, हम उसके अंदर चीनी कलर फ्लेवर नहीं करते हैं। मैं अगर आपको चीज़ बोल रहा हूँ दैट इज़ रियली अ वेरी वेरी हाई क्वालिटी चीज़ जो हम इनफैक्ट इस वक्त बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं एंड उसको कोट करते हैं। तो हमारे कॉग्स अलग हैं, बट अगर आप चाहें तो इसके कॉग्स कम भी कर सकते हैं और तकरीबन लोग इसके अंदर मोटा मोटा 75% ग्रॉस प्रॉफिट के आसपास काम कर सकते हैं। एंड रही बात आपकी कितना कमा सकते हैं महीने की, तो देखिए आई बी वेरी वेरी कॉशियस इन एडवाइजिंग द यंगस्टर्स कि जब आप क्विक कॉम में जाएं तो थोड़ा ध्यान से जाएं, बिकॉज क्विक कॉम इज़ अ वेरी ट्रिकी बिजनेस। ये आपको बाहर से बहुत अच्छा लगता है बट हो सकता है अंदर से इतना अच्छा ना हो। सो दैट इज़ व्हाट आई वुड रेकमेंड। कोई अमाउंट बोलेंगे आप? देखिए अमाउंट का ऐसा है, जो जब मैं पहले काम करता था क्विक कॉम के अंदर मेरा तकरीबन 75 लाख रुपए का पीओ आता था 2-3 कंपनी से अप्रॉक्सीमेटली। सो दिस वाज माय टोटल कलेक्शन अराउंड दैट टाइम विच वाज 1 or 2 years ago। सो अब डिपेंड करता है ना आप कितना पैसा लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए, कितनी विजिबिलिटी चाहते हैं आप, कितने बैनर्स खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है उसके ऊपर। आप जितना वो कहते हैं गुड़ डालेंगे उतना आपको मीठा स्वाद आएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, कितना कमीशन चार्ज करते हैं जेप्टो या और मार्केट प्लेसेस क्विक कॉमर्स? आप बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझे बार बार एंड यू पुटिंग मी इनटू अ स्पॉट। देखिए ऐसा है कि जो जितने भी क्विक कॉम वाले हैं उनके 30 से 35% तो कम से कम कमीशंस होती हैं। उसके ऊपर वो क्रेडिट कार्ड के डिस्काउंट्स मांगते हैं। उसके बाद वो आपसे माल सेल्स और रिटर्न पे लेते हैं। कल को अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका माल नहीं बिका तो आपको वैसे ही वापस कर देंगे। तीसरा, आपको माल जहां जहां वो भेजेंगे उन पिन कोड से उठाना पड़ेगा। और लास्टली पेमेंट तब आएगी जब आपका माल बिक जाएगा। सो प्लीज 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 बी कॉशियस बिफोर गेटिंग ऑन विद क्विक कॉम। दैट इज व्हाट आई विल रिकमेंड यू। देखिए सर, अभी चैट जीपीटी है, यूथ को सारी इन्फॉर्मेशन चैट जीपीटी पे मिल जाती है। पॉडकास्ट में एक जो उनको बड़ा एडवांटेज रहता है ना, वो यही रहता है कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है इतने सालों में वो आप लोगों के साथ शेयर करें, जैसे आप शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज अभी तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं चैट जीपीटी पे जाके सर्च करता हूँ, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, बट शायद जो जिन लोगों ने ट्राई एंड टेस्ट कर लिया है वो इस गेम को बेटर बता सकते हैं। एक और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछूंगा। आपने पिछले 20, 25, 30 साल का जो एक्सपीरियंस है आपका, ऐसा फेज आया होगा आपकी लाइफ में, आपको लग रहा होगा यार सच में मैंने ऐसे डिसीजंस लिए थे पास्ट में, आज मुझे लगता है यार वो डिसीजंस तो बहुत बचकाने थे, मैंने कैसे वो डिसीजंस लिए थे? कोई ऐसे डिसीजंस आपकी लाइफ के रहे हैं, या आपको लगता है कि मतलब बहुत बचपना था जब 1990-95 में मैंने बिज़नेस शुरू किया था, कौन कौन सी गलतियां ऐसी रही थी शायद जो आज आप अगर बिज़नेस शुरू करें तो उसको ना रिपीट करें? नहीं देखिए ऐसा है कि मैं ना बहुत डेयरिंग आदमी हूँ। मैंने जो एक बार डिसीजन ले लिया मैं उसको दोबारा मुड़ के देखता नहीं। तो आई वुड से कि मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा जो मैंने डिसीजन लिया वो मुझे दोबारा सोचना चाहिए था या दूसरे तरीके से लेना चाहिए था। और मैं जो डिसीजन लेता हूँ ना वो बेसिकली सारे ऑप्शंस वे करके लेता हूँ और बड़ा बैलेंस डिसीजन लेता हूँ, बट होता बड़ा इंपल्सिव डिसीजन है मेरा।
तो आप ये कह लीजिए कि जैसे चैट जीपीटी में आप डालते हैं इन्फॉर्मेशन और वो फटाक से जवाब देता है, उसी प्रकार से कुछ मेरे साथ चलता है कि मैं सारे एनालिसिस दिमाग में करके इमीडिएटली डिसाइड कर लेता हूँ. एंड आई हैव सीन कि अनलेस एंड अनटिल आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं हैं तो यू कैन नॉट टेक द राइट डिसीजंस. मतलब जितना आप डिले करेंगे उतना डिसीजन सही लेने में कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी, कहीं ना कहीं खामी रह जाएगी. ओके. डेटा पे कितना डिपेंडेंट आप रहते हैं जब डिसीजन लेते हैं तो? देखिए ऐसा है, अगेन दिस इज समथिंग विच इज अगेन वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन आई वुड से. सी, एक जमाने में लोग कहते थे कि एमबीए कर लो और बड़े अफसर बन जाओ. उसके बाद एक जमाना आया, इनफैक्ट जो जमाना आया है दैट इज कॉल्ड एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. उस जमाने में लोग डेटा कंसिडर करते थे, एनालिसिस करते थे और चीजें लॉन्च करते थे. आजकल भी काफी लोग ऐसे करते हैं जो डेटा एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं. माई वाइफ इज वन ऑफ दोस पर्सन्स हु इज अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस. शी हैंडल माई बैक एंड फाइनेंसेस, डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स. She is a very, very data analytical kind of a person. She really analyzes data the way she should be done because she comes from a corporate background. तो वहाँ पे डेटा का काफ़ी महत्व रहता है. बट मैं जो हूँ ना वो बेसिकली गट फील पे चलता हूँ. सो आई डू अ लॉट ऑफ गट फील डिसीजंस. मेरे को जो लग रहा है कि ये ठीक चलेगा, आई वुड इमीडिएटली टेक अ डिसीजन एंड गो ऑन विद इट. एंड तकरीबन 99% डिसीजन ठीक ही रहता है मेरा. अभी मैम को लगने लग गया है कि गट फीलिंग वाला तरीका बेटर है एज कम्पेयर टू डेटा. देखिए ऐसा है, ये तो हर घर की बात है. मतलब कहीं ना कहीं बहसबाजी चलती रहती है और चलती रहेगी. दिस विल नेवर स्टॉप. बट आई थिंक दिस इज बेटर, she thinks that is better. So same, this is the right choice or a real thing that you have to decide. श्योर. ये थोड़ा सा हमारे जो पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव है उससे बाहर जाके मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. बट सिंस यू हैव टॉक्ड अबाउट एमबीए, अभी सर बहुत सारा एक डिबेट है स्पेशली सोशल मीडिया पे कि अब तो एआई आ गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है, आगे आगे जाके जो कॉलेजेस हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी. आपका क्या इस पे पर्सपेक्टिव है? नहीं, देखिए ऐसा है कि एआई इज बेसिकली देयर टू हेल्प यू ईज योर जॉब. ये आपका काम करने का तौर तरीका आसान कर देगी, मदद करेगी, आपको ज्यादा बढ़िया बना देगी. बट आप कॉलेज को छोड़ नहीं सकते. ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक तरीके से माइंड को ना गाइड करता है, डेवलप करता है, चैनलाइज करता है. वो बहुत जरूरी है. ये मेरा मानना है. बट देर आर पीपल हु आर प्राउड टू से दैट दे आर ड्रॉप आउट्स. दे डोंट गो थ्रू द ट्रेडिशनल सिस्टम, दे गो थ्रू द एक्सपीरियंस सिस्टम और द एक्सपीरियंशियल सिस्टम विच इज नॉट बैड एट ऑल. आई मीन आप अगर आज देखिए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है. इनफैक्ट काफ़ी लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं आजकल. आई लिटरली गेट पीपल फॉर इंटरव्यूज जहाँ पे वो बड़ा खुश होकर बताते हैं वो ड्रॉप आउट है, अब वो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छी बात है. इट्स अ होल लाइफ साइकिल. हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है. तो लाइफ साइकिल में जो कभी ऊपर रहा होगा फिर नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है. तो पहले के ज़माने में भी अगर आप देखें फॉर्मल एजुकेशन कहाँ थी एमबीए से पहले? सारा एक्सपीरियंस ही था. बाप दादा पढ़ाई करने के बाद सीधा काम पे लगा देते. सो ये वही सिस्टम चल रहा है. ओके. इंटरव्यूज़ की बात कर रहे थे सर आप. तो जब आप किसी कैंडिडेट को इंटरव्यू करते हैं, कौन से 2-3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती हैं? सी, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एक कैंडिडेट में कि उसकी लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है टूवर्ड्स द कंपनी. क्योंकि आज की डेट में ना लॉयल्टी नाम की चीज़ मेरे को लगता है थोड़ी कम होती जा रही है. तो अगर मेरे को लगता है ये आदमी लॉयल है या ये लड़की लॉयल है, सो आई वुड अज्यूम दैट शी क्रॉस 50% ऑफ द बैरियर इन माई ऑर्गेनाइजेशन. उसके बाद डेडिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद दैट पर्सन शुड बी कोचेबल. सो मैं ये 3 चीज़ें देखता हूँ कि एक तो लॉयल्टी फैक्टर बहुत होना चाहिए विच इज 50% ऑफ हिज और हर नीड आई वांट. देन दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक थिंग्स टू लर्न. ओके. लॉयल्टी को सर इंटरव्यू में कैसे वेरीफाई करेंगे? यू थ्रो अ फ्यू एग्जाम्पल्स, यू चेक देयर बैकग्राउंड, आपको पता लग जाता है.
आप आज के सीवी उठा के देख लीजिए, आपको पता चलेगा 4 साल के इंटरव्यू में उनकी 5 जॉब्स होती हैं। आप उनसे बात करिए, उनके बात करने के नज़रिए से पता लग जाता है कि ये आदमी की इंटेंशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, डिमांड्स क्या हैं। सो यू फिगर इट आउट, ओके। यू फिगर इट आउट। जेनजी का भी एक टॉपिक छेड़ूंगा, आप बोलेंगे कि ये भी ट्रिकी है बट अभी पालके शर्मा ने भी कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में बोला था कि देर आर कंपनीज हु आर नॉट हायरिंग जेनजीज, क्योंकि कंपनीज को लगता है जेनजीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है वो मिसप्लेस्ड हैं। आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपके यहाँ पे जेनजीज काम करते हैं, हाउ आर दे परफॉर्मिंग? So, I think what Palki was talking about was more for corporate culture. बड़ी कंपनीज में लोगों को ना लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म और बहुत ज़रूरी होती है, मतलब दे डोंट वांट इम्पल्सिव पीपल। हमारी छोटी एसएमईज या एमएसएमईज में क्या होता है कि आई अप्रिशिएट पीपल हु आर जेनजीज, बिकॉज जो मेरे को उनसे सीखने को मिलता है इट इज़ अमेजिंग। मतलब मैं ट्रेडिशनल तरीके से पला बड़ा हूँ, बिकॉज ऑफ माई एज, माई एक्सपीरियंस, because of my work culture with the companies and the previous companies. So I also come from that area where Palki is more relevant. But जब मैंने इंटर्न्स को हायर करना शुरू किया, मेरा थॉट प्रोसेस एकदम बदल सा गया। ऐसे क्या मतलब कि मैं हैरान हो गया कि ये जनजीज कितनी जल्दी अपने आप को फ्रेश आइडियाज, अप्रोचेस के साथ अडाप्ट करते हैं, कितनी जल्दी ये लोगों के साथ अलाइन होते हैं और कितनी जल्दी ये रिजल्ट्स लेके आते हैं। टू गिव यू वेरी ग्रेट एग्जांपल, टिल अ सर्टन ईयर मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि मैंने इंस्टाग्राम पेज चालू करना है, और मैंने इंस्टाग्राम पेज चालू करा और मैं सारी सोशल मीडिया कंपनीज को इंटरव्यू करता था लेने से पहले, और मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था, आई हैड टू इंक्रीज अ फैन बेस। तकरीबन 5 साल लग गए, मेरा फैन बेस कभी 6,000 से ऊपर बढ़ा नहीं। एंड आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज, ऐसे कैसे हो सकता है। टिल वन डे आई बम्ड इनटू वन पर्सन हु वाज वांटिंग टू इंटर्न इन माय कंपनी, एंड जैसे ही वो इंटर्न मेरी कंपनी में आया और मैंने उन्हें देखा, मैं हैरान सा रह गया। उसने विद इन अ स्पैन ऑफ अबाउट 6 to 8 months मेरी फैन बेस डबल कर दी, just with his ideas, his approach, the way he was handling social media. मतलब तब मेरे को ये लगा कि आई थिंक आज की डेट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क विद जेनजीज अलॉन्ग विद यू, अदरवाइज तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके। हम सर ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं बिजनेस कंसल्टेशन के लिए, फॉर्मल इनफॉर्मल। आपको क्या लग रहा है कि जो यूथ है जो अभी बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो अर्ली मिस्टेक्स कौन कौन से वो जनरली करते हैं जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस बंद होते हैं? सो देखिए, ऐसा है कि जो मैंने रियलाइज़ करा है, 2 तरीके के बिजनेसेस फेल हो रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स जो यूथ कभी कभी चालू करते हैं वो भी फेल होते हैं, और कभी कभी जब स्लाइटली मिडिल एज मैन करते हैं तब भी बहुत फेल होते हैं। तो मैंने ये देखा है, जैसे तकरीबन जब आदमी अपना धंधा चालू करता है फ्रॉम द एज ऑफ अबाउट 18, 20, 22, एंड ही स्लॉग्स, इतनी मेहनत करता है, और हम सडनली देखते हैं 35 और 40 साल की उम्र में आके वो अपना बिजनेस बदल देता है। बट बिजनेस का नाम ही एजिंग है, बिजनेस बढ़ता ही सालों की प्रेजेंस से है। तो जब रिजल्ट आने लगते हैं तो पता चलता है कि लोग अपने बिजनेस बदल चुके हैं, और जब बिजनेस बदल चुके हैं तो बिजनेस फ्लॉप करते हैं, बिकॉज जो मेहनत उन्होंने 10 साल करी वो अब दोबारा 10 साल नए बिजनेस में करेंगे। तो पहले वाले के जब रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो वो फ्लॉप हो चुका होता है, बिकॉज वो नया बिजनेस पे आ गए हैं। सो एक तो ये वजह डेफिनेटली है कि आप एक चीज़ के पीछे हाथ धो के आपको पढ़ना पड़ता है। आपको, वो कहता है ना अंग्रेजी में, क्विक हॉप जंप, आपको ट्राई टेस्ट करके आगे बढ़ना होता है। सो दिस इज़ वन रीज़न। दूसरी ये है कि जेनजीज के साथ क्या इशू है कि दे हैव a lot of aspirations, which is not wrong, which is absolutely okay and it's a good thing. But aspirational होने के बाद आपको focused रहना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये मानना है that अगर आपको बिजनेस करना है, you got to go after just the one thing. अगर आप कोई भी आज की डेट में अच्छी कंपनी ले लो, MNCs ले लो, तो अगर आप देखें
तो वो एक ही प्रोडक्ट लेके इतनी आगे बढ़ गई हैं। आप नाइकी देख लो, सिर्फ जूते बनाती है। आप बोस स्पीकर्स देख लो, सिर्फ जूते बनाती है। आप बोइंग ले लो, सिर्फ प्लेन्स बनाती है। सो यू गॉट टू वर्क। आप नोकिया ले लो, आप कैनन ले लो। कैनन ने अभी शुरू करा है प्रोडक्ट, बट अदरवाइज नोकिया वगैरह ये सारे एक ही चीजें बनाते हैं। सो यू हैव टू रन आफ्टर जस्ट वन थिंग टू डू द राइट थिंग। एक के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। एक तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा जो मेरे को लगता है जो जेंजीज करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ना हमारे एक कल्चर के अंदर भी है, और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हमें कुछ ऐसा सिखाते हैं कि भैया तुम अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ। तो एक आदमी क्या करता है जब काम कर रहा है, एंटरप्रेन्योर को बेसिकली एक जर्नल की तरह काम करना होता है, और उसको ऊपर से देखना होता है कि कहाँ कहाँ मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बट वो यहाँ से देखता है। तो यहां से देखने की बजाय क्या होता है कि वो पूरी पिक्चर नहीं देख पाता है। तो अब क्योंकि उसने सुना है कि रेवेन्यू बढ़ाना है, मेरा चार्ट अकाउंट करे जो प्रोफेशनल है, देन मेरे खानदान में लोग कह रहे हैं कि सेल बढ़ाओ, तो सिर्फ वो सेल बढ़ाने के चक्कर में लग जाता है। ही डज नॉट लुक इनटू द अदर एरियाज ऑफ द बिजनेस, ही हैज टू लुक इनटू द क्वालिटी, देन अ लॉट इनटू द इंक्रीजिंग ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट्स। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट्स बढ़ा रहे हैं, सेल आपकी बढ़े ना बढ़े या इतनी भागे ना भागे, बट अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा रहे हो और आपके ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहे हैं एंड यू आर सर्वाइविंग, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। सो टू थिंग्स हैव टू बी लुक्ड इनटू टू मेक अ बिजनेस सक्सेस। वन इज कि यू वर्क आफ्टर वन थिंग, डू नॉट वर्क ऑन 5 थिंग्स एट वन गो, वर्क ऑन जस्ट वन थिंग, मेक इट अ सक्सेस। बिकॉज उसे कहते हैं कि एक डेडिकेशन से आता है, एक पैशन से आता है, यू मेक इट अ सक्सेस, यू हैव टू मेक इट अ सक्सेस, अदरवाइज आपका करियर रिस्क पे है। सो आप पूरा दिलो दिमाग लगा के उस पर काम करेंगे। दूसरा, वर्क ऑन गुड ग्रॉस प्रॉफिट्स, डू नॉट वर्क आफ्टर द रेवेन्यू। रेवेन्यू विल कम बिकॉज आप इतनी मेहनत कर रहे हो और एक चीज के पीछे लगे, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आएगा आने वाले समय, बट ग्रॉस प्रॉफिट्स के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अपने ग्रॉस कॉस्ट बढ़ेगी ताकि आप अपने खर्चे निकाल पाए, खर्चे निकालने के बाद आप अपनी इनकम पहले निकाल पाए। यहां पे एक बिजनेसमैन चालू करता है 10 साल पहले, वो अपने खर्चे तो निकाल ही नहीं पाता, वो कंपनी में पैसा प्लाव करी जा रहा है और कंपनी में लगाई जा रहा है, और कंपनी से लिए अपने खर्चे के लिए पैसे निकाल, विच इज नॉट अ राइट थिंग। यू हैव टू सेट असाइड एन एक्स अमाउंट ऑफ मनी फॉर योर सेल्फ फ्रॉम डे वन। चाहे आप 100 रुपये निकालिए, चाहे 1000 रुपये निकालिए, चाहे 5000 रुपये निकालिए। आप ये बना लीजिए अपना तरीका कि मैंने भाई 5000 रुपये निकालने हैं इससे, और मैंने वो अपने लिए रखने हैं, उसी के अंदर आप अपना काम करें। सो दैट इज द वे आई थिंक यू कैन डू अ गुड जॉब। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं सर। मेरा ब्रदर है, वो एक जॉब में है, अब जॉब से बिजनेस में स्विच करना चाहता है। क्या लोन लेके शुरू करना सही होगा? अभी उसके पास पैसे नहीं है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूँ, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत तगड़ा आइडिया है, और उसको लगता है कि ये आइडिया तो बहुत ज़्यादा मार्केट को ना मतलब फाड़ देगा और बहुत अच्छा उसका स्टार्टअप चलने वाला है। तो क्या उसने स्टेप्स लेने चाहिए फॉर स्विचिंग फ्रॉम जॉब टू बिजनेस? सो द आइडियल वे टू डू इज कि जब वो जॉब कर रहा है उसके साथ साथ जो धांसू आइडिया है उसको चालू कर दे, उसको वॉच करे वो कैसे चल रहा है टिल द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरीफाइड। जब वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टेज वेरीफाई हो जाती है, तब वो अपने जॉब को छोड़ के फुल टाइम बिजनेस के अंदर आ सकता है, एंड देन ही कैन टेक द लोन्स। बट एट द इनिशियल स्टेजेस एकदम लोन उठा के काम करना मैं रेकमेंड नहीं करता लोगों को, बिकॉज वही बात आ गई, अगर तो आपकी गट फील कह रही है और आपको लग रहा है आप कर लेंगे, तो आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए। बट कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा भी, तो लोन नहीं लीजिए, आप पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है इस प्रोडक्ट में या इस सर्विस में ग्रोथ आ रही है, देन यू इमीडिएटली क्विट योर जॉब, पुट सम योर ओन मनी फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड देन यू स्टार्टेड। लोन लेने से पहले ना 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो पहले अपना पैसा लगाइए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से लीजिए, और उसके बाद आजकल काफी ऐसी स्कीम है सरकार की जहां पे आप पैसा ले सकते हो स्टार्टअप के नाम पे, उसके बाद लोन पे जाइए आप, बिकॉज लोन बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं ये कहता हूं बार बार लोगों को कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसा नहीं चाहिए होता, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत स्ट्रांग आइडिया चाहिए होता है, जो आपके भाई के पास पॉसिबली है, और वो आइडिया अगर वो मन लगा के बढ़ाए वो बढ़ सकता है। उसको तरीके मिलेंगे, जैसे मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले, सरकार के पास जाए, वहां से पैसे लेके चालू करे, बट एक सर्टन लेवल पे ले, उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ पीपल विच जॉइन हैंड्स विद यू एज यू गो अलोंग इन योर जर्नी। मैं कर रहा हूं, पता चला ये
भी इंटरेस्ट रखता है, इसका मेरा इंटरेस्ट अलाइन करता है, हम दोनों की बनती है, हो सकता है वो पैसा डाल दे। हो सकता है किसी के पास ज़्यादा पैसा हो, वो आप पे ट्रस्ट कर पे, आप पे विश्वास करके आपको पैसा दे दे, आपको लोन लेने की जरूरत ना पड़े। सो देयर लॉट ऑफ वेज टू ग्रो द बिजनेस। लोन इज द लास्ट स्टेप ओके, टू ग्रो ए बिजनेस। ठीक है सर। एक बहुत बड़ा ऑडियंस है जो आज जॉब कर रहे हैं, उनको ना जॉब छोड़ के बिजनेस में आना है, लेकिन उनको ये नहीं पता मेरे लिए कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा। तो उस स्टेज पे जाने के लिए कि यार मेरे को बिजनेस तो करना है, कौन सा करना है ये नहीं पता, उसके आप स्टेप्स बता सकते हैं कि क्या करें डिसाइड करने के बहुत लिए? ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए ऐसा है, आपको चौकन्ने रहना पड़ेगा हर वक्त। क्या होता है कि आप जब सुबह तैयार होते हैं, आप अपने घर से दफ्तर जा रहे हैं, दफ्तर से मीटिंग पे जा रहे हैं, मीटिंग से वापस घर आ रहे हैं, तो आप चौकन्ने रहिए। आप ऐसी चीज़ें देखिए जहाँ पे आपको कहीं गैप मिलता है, और जहाँ पे आपको गैप मिलता है दैट इज़ द राइट प्लेस टू स्टार्ट योर बिजनेस। वो गैप को आप फुलफिल करने की कोशिश करिए, वो गैप को देखिए आप इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। दैट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट योर बिजनेस, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस। अगर आप एग्जाम्पल देखें, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बहुत ही एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस। आप बताइए मुझे आज की डेट में सबसे वेल नोन कॉफ़ी स्टोर या कॉफ़ी ब्रांड कौन सा है? स्टारबक्स। स्टारबक्स। तकरीबन 16.5 या 18,500 के करीब उनके आउटलेट हैं। वो कैसे चालू हुआ था? हार्वर्ड शुल जो प्रमोटर है, वो इटली गए थे किसी कॉन्फ्रेंस में, दफ्तरी कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ जाके देखा यार ये तो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे कॉफ़ी मिल रही है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ, एंड दिस इज़ गुड, एनवायरनमेंट इज़ गुड, इटालियन बहरे बो टाई क्लाड पहन के घूम रहे हैं, आपको सर्विस कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा लगा कॉन्सेप्ट। सो ही लाइक दैट आइडिया ऑफ द थर्ड स्पॉट ऑफ कॉफ़ी। पहले आप घर में पी रहे हैं, दूसरी दफ्तर में पी रहे हैं, ये बाहर पी रहे हैं, थर्ड स्पॉट ऑफ कॉफ़ी। सो वो जब वापस गया यूएस के अंदर, उसने इमीडिएटली ये काम चालू कर दिया। बट उसने क्या किया कि उसने जो काम चालू किया वो उसने सेम कॉपी कर लिया। अब आपको पता है अमेरिकन थोड़े कैजुअल लोग हैं, वो बो टाई क्लैड उनको समझ नहीं आई। वो आए, 1-2 बार कॉफ़ी किया, रिपीट कस्टमर नहीं आए, तो उसको लगा कि कुछ तो मैंने किया है यहाँ पे जो ठीक नहीं चल रहा। उसने इमीडिएटली उस एनवायरनमेंट को ना कैजुअल एनवायरनमेंट बना दिया, और जैसे ही उसने कैजुअल एनवायरनमेंट बनाया, उसका कॉफ़ी की पीक एकदम ऊपर चली गई। एंड पीक चलने के बाद आप देख लीजिए वो कहाँ आज, ही इज़ नंबर 1 पर्सन इन द वर्ल्ड ऑफ कॉफ़ी बिजनेस। सो द बिजनेस आइडियाज कैन बी transformed from across the region, across the territories, across the verticals. So ये मैंने आपको रीजन का बताया, यहाँ से आइडिया उठाया और यहाँ उसने चालू कर दिया। अक्रॉस द वर्टिकल आपको बताता हूँ। आप मुझे बताइए आज की डेट में टॉप सेलिंग कार कौन सी है? मॉडल्स, इज इट अ सेडान, इज इट अ मिनी, और व्हाट इज इट, और इट्स एसयूवी? आई थिंक एसयूवी, अभी तो एसयूवी है। एसयूवी है। अब एसयूवी की आप स्टोरी देख लीजिए। एसयूवी टुडे हैज अ ग्रोथ पैटर्न ऑफ 60% प्लस इन इंडिया, इंटरनेशनली भी 40-50% है। अब एसयूवी बनी कैसे? अगर आप उसका रियल प्लेटफॉर्म देखें गाड़ी का, तो नीचे कार का प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर उन्होंने एसयूवी बनाई है। तो एसयूवी कैसे बनाएगी? किसी ने एक बढ़िया सी एसयूवी देखी, एक लग्जरी सेडान देखी, और उसने दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद एसयूवी की बर्थ हुई। तो जैसे ही एसयूवी मार्केट में लॉन्च हुई, अब आप देखिए वो किस लेवल पहुंची हुई है। सो इट इज बेसिकली मर्जिंग ऑफ आइडियाज, टेकिंग आइडियाज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, वन ज्योग्राफी टू अनदर रीजन, और फाइंडिंग अ गैप समवेयर जहां पे आप इसको फुलफिल कर पाए। दैट इज द वे टू स्टार्ट अ गुड बिजनेस। एंड ये हर आदमी को मिलता है। इट इज जस्ट दैट कि जो एंटरप्रेन्योरियल अलर्ट माइंड होते हैं वो इसको पिक करते हैं। जैसे कह रहे हैं ना आपकी, उनको बिजनेस चालू तो करना ही है। तो एक तो होता है कि करना है, और एक होता है कि जो ही इज वेरी अलर्ट लुकिंग एट आइडियाज कि मेरे को कहाँ ऐसा आइडिया मिलेगा जिससे मैं चालू कर पाऊंगा। वो एक एंटरप्रेन्योरियल अलर्ट माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही कैन ग्रैब इट। वंडरफुल। स्टारबक्स की आपने बात की थी सर, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, पता नहीं, एक रिसर्च था कि अगर आज इंटरनेट बंद हो जाए या फिर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो शायद लोग स्टारबक्स की कॉफ़ी पीना बंद कर दें। सो इट इज़ इट व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट मोर ऑफ अ टेस्ट और इज़ इट मोर ऑफ फ्लॉन्टिंग दैट आई एम हैविंग स्टारबक्स? So again, this all depends upon the regions you are present. यूएस के अंदर स्टारबक्स इज एन एडिक्शन। कॉफ़ी वहाँ पे एडिक्शन है, वहाँ पे कोई आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाता कॉफ़ी को लिए बिना।
इंडिया में इट्स मोर टू डू विद फ्लॉन्टिंग. सो यूएस में अगर आप मुझे पूछें तो इट्स 80% एडिक्शन, 20% फ्लॉन्टिंग. इंडिया में इट्स द अदर वे अराउंड. People like to grab. I do it. When I go to the airport in the mornings, the first thing I do is I walk into a Starbucks. But I walk into a Starbucks because of my addiction of coffee. I take 2 to 3 cups in a day. But at the same time, अब सुबह आदमी जल्दी चलेगा तो क्या करेगा? तो फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे तो डालेगा ना. So I also do it. But that is what it is. It's reality. You can't get away from it. ओके. डिज़ाइन थिंकिंग की बात करते हैं सर. प्रोडक्ट्स में अभी डिज़ाइन थिंकिंग बहुत चल रहा है. आपको कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना हो, कोई भी सर्विसेज डिज़ाइन करने हैं, तो लेट्स से कोई बिजनेस हमें डिज़ाइन करना है, उसमें इनिशियल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए फ्रॉम डिज़ाइन थिंकिंग पर्सपेक्टिव. लेट्स से मुझे फुटवेयर ब्रांड ओपन करना है, तो फुटवेयर्स को मेरे को डिज़ाइन करना है, तो कौन कौन सी चीज़ें मेरे दिमाग में होनी चाहिए. So इसके अगेन दो आंसर्स आई वुड से. वन इज कि एक तो बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है. अगर आपका बिजनेस प्रोसेस ही डिज़ाइन ठीक नहीं होगा तो बिजनेस आप ठीक से नहीं कर पाएंगे. सो एक बार बिजनेस प्रोसेस डिज़ाइन अच्छे से कर लीजिए एंड देन उसको छोटे से को चालू करके उसको अप्रूव करके प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट अप्रूव करके उसको रेप्लिकेट कर दीजिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 2, जब आती है फुटवेयर की डिजाइन प्रोसेस की, देन आई ऑलवेज ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स इन द बिजनेस. आई टेल पीपल दैट you have so many people around you who are experts. Give the job to them. See, if the business is taking you and your time to do a business, then you're an employee. You're not a businessman. A businessman is a person who basically has an ample amount of time to strategize business. एक businessman या entrepreneur का काम ही strategization होता है. आप अगर strategize नहीं कर रहे तो आप धंधा नहीं कर रहे, आप employee हैं business के. So I would identify the top 2 to 3 people, give them my brief, get their ideas, and then tell them to execute the way I want it according to my brief. That is what is important. आपको अपने आप को हर काम में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप अपनी टीम डेवलप करिए अपने हिसाब से, अच्छी, जिस पे आप विश्वास कर पाए, जो अच्छा काम करे, एंड उनके हाथ में अपना बिजनेस दीजिए. आप पीछे बैठे बैठे आप उनको सिर्फ एनालाइज करिए. दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके सर, फर्स्ट 100 कस्टमर्स कैसे लाएं? जो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी बिजनेस में मेरे को लग रहा है आज की तारीख में है, नए बिजनेस में, वो है ब्रिंगिंग फर्स्ट 100 कस्टमर्स. अभी जनरली क्या होता है, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मामा जी को बुला लिया, फूफा जी को बुला लिया, इनको बुला लिया, उनको बुला लिया, विच इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग. दे आर योर मेंटल सपोर्ट एंड सपोर्ट इन टफ टाइम्स ऑल्सो. लेकिन क्या होता है कि पहले दिन आपने टेंट लगा लिया, आपने बहुत सारा खाना लगा लिया, 200 लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया, तो आपके 200 लोग आ गए. लेकिन वो 200 लोग वो हैं जो शायद रिपीटेडली नहीं आने वाले हैं. तो एक तो क्या इस तरह का लॉन्च करना, इज इट हेल्पफुल? और वो जो 100 रियल कस्टमर्स हैं वो कैसे लेके आए? सो इसको भी ना आज के टाइम से हम रिलेट करते हैं. आप जो बात कर रहे हैं वो शायद 1960, 1970, 1980 की बात कर रहे हैं. दुकानें खुलती थी, लोगों को बुलाया जाता था, पार्टी करी जाती थी, खाना खिलाया जाता था और फिर उन पर ट्रस्ट किया जाता था. बट बिलीव यू मी, दैट इज द राइट वे टू डू इट. उसमें कोई बुराई नहीं है. दैट इज द रियल वे. नाउ लेट्स पुट दिस पर्सपेक्टिव इनटू टुडेज टाइम. सोशल मीडिया, ये माना जाता है कि एक आदमी का एवरेज नेटवर्क 256 लोगों का. आप रिसर्च कर लीजिए कहीं पे भी. इनके फोन में, आपके फोन में, मेरे फोन में 15,000, 16,000, 20,000 आदमी होंगे. बट उनमें से 200 आदमी होंगे जिनको आप कॉल करके बोल सकते हैं. दैट इज योर रियल नेटवर्क. देर इज नो हार्म, देर इज एब्सोल्युटली नो हार्म टू टेल दोस 200 पीपल और 256 पीपल, आइए प्रोडक्ट ट्राई करिए, बाय करिए और इसको दुनिया को बताइए. एंड उससे क्या होता है कि उससे आपको अपनी रियल दोस्ती या रिश्तेदारी का भी पता लग जाता है. कैसे पता लगता है? कि मैंने आज एक लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने पॉपकॉर्न अगर किए, लोगों को इनवाइट किया, 200 आदमियों को भेज दिए मैंने, उन्होंने खोले, तो सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग करेंगे. वो अनबॉक्सिंग करने के बाद टेस्ट का एक्सपीरियंस आएंगे और वो 256 लोग सोशल मीडिया पे जब डालेंगे, वो आगे बढ़ेगी चेन
तब दुनिया को पता चलेगा आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। या आप मेरे को देखिए, अब मैंने कोई प्रोडक्ट किया, से पॉपकॉर्न किया, मैंने एक कोई अनबॉक्सिंग करी और मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला, वो 256 लोग जब तक उसको वापस अपने को क्या कहते हैं उसको जो करते हैं ना अपने स्टोरीज में डालते हैं, वो नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि मेरा रियल दोस्त, रियल रिश्तेदार कौन है? सो दे हैव टू बेसिकली शेयर योर स्टोरी टू देयर नेटवर्क ऑफ 256 पीपल। नाउ आप इमेजिन करिए आपके 256 लोग, उनके 256 लोग, सो 256 into 256 is your visibility today. And I actually call that my real friends are friends who communicate my message, who communicate they are my real friends. आज की डेट में देखो फिजिकली मिलना, ऑफलाइन मिलना इतना आसान नहीं है, बट अगर मैं कोई मैसेज डाल रहा हूं और वो लोग आगे मेरा शेयर कर रहे हैं, रीशेयर कर रहे हैं, दे आर माई रियल फ्रेंड्स, दे आर मेकिंग माई ब्रांड, दे आर माई ब्रांड कस्टोडियन, दे आर माई ब्रांड एम्बेसडर्स। सो दैट्स द वे यू डू इट, एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे। आप हाउस वार्मिंग कर सकते हैं, आप बिजनेस वार्मिंग क्यों नहीं कर सकते? आप जब अपना स्टोर खोलते हैं आप करिए जैसे आप बोल रहे हैं, बुलाइए लोगों को, वो 256 लोग हैं, 200 लोग आपको आगे जब शेयर करेंगे, बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस, तभी तो मजा आएगा। ओके सर, इंडिया में आपको शुरू में जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो 40 लाख तक की जब सेल होती है उसके बाद आपको जीएसटी लेना पड़ता है साल में। सर्विसेज में शायद 20 लाख से ज़्यादा होती है तो लेना पड़ता है। तो अगर मैं आज बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, मेरे को जीएसटी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि आप लॉन्ग टर्म ही नहीं सोच रहे हो अगर आप जीएसटी नहीं ले रहे हो तो इसमें से चूज़ कैसे करें? बड़ा सिंपल है यार, मैं तो बिल्कुल लोगों को कहता हूँ, इफ़ यू हैव टू ग्रो यू हैव टू पे टैक्सेस। काम नंबर 1 में करो, टैक्सेस सरकार के पे करो और ग्रो करो। आप मुझे कोई भी कंपनी बता दीजिए ऐसे जो बिना टैक्सेस काम करी और बड़ी हुई। आप कोई भी बड़े ब्रांड उठा लो, वो पैसे दे दे के सरकार को ही बड़े हुए हैं। आप वोडाफोन उठा लो, आप ब्लिंकिट उठा लो, आप जोमैटो उठा लो, दे बिन पेइंग टैक्सेस वेरी ऑनेस्टली टू द गवर्नमेंट टू ग्रो, एंड दैट्स द ओनली वे टू ग्रो। अगर आप इतना छोटा माइंडसेट लेके आएंगे कि मैं 50 रुपये यहाँ चालू, 100 रुपये यहाँ चालू, वो आप काम नहीं कर पाओगे। देन यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर। यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड टू ग्रो, यू हैव टू पे टैक्सेस टू ग्रो। दैट्स द ओनली वे टू ग्रो इन द बिजनेस। तो पहले दिन से ही आप जीएसटी रजिस्टर कराएं? मैं ये नहीं कह रहा पहले दिन से ही जीएसटी रजिस्टर कराओ। देखिए, जब सरकार आपको एक फैसिलिटी देती है कि आप सर्विसेज में 20 लाख तक या माल बेचने में 40 लाख तक, तो आप जीएसटी एज यू ग्रो आप लीजिए। आप 5, 7, 10 लाख आप अपने आप को डिफाइन करेंगे कि जब मैं 5 लाख कर लूंगा तो मैं जीएसटी ले लूंगा, बिकॉज अब खर्चे पूरे कर पाएंगे। कंप्लायंस भी तो करना है ना। ओके कंप्लायंस आज की डेट में कंप्लायंस बहुत महंगा है। सरकार को पैसे तो दे दिया आपने, बट जो कंप्लायंस कर रहा है, जो आपका सीए जो आपसे पैसे ले रहा है, कंप्लायंस की डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन यू थिंक दैट यू हैव द राइट लेवल ऑफ मनी अवेलेबल टू एडहेयर टू द क्लाइंट्स, दैट इज द टाइम आप जीएसटी और बाकी सारी चीजें लीजिए। ओके अब सर बात कर लेते हैं थोड़ा सा माइंडसेट और हैबिट्स की, है ना। तो एक बड़ा बिजनेस बनाना है, उसके लिए कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैबिट्स हैं जो होनी ज़रूरी हैं, क्रिटिकल हैं? जी, मैं तो मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। माई होल लाइफ इज मैनिफेस्टेड। मतलब माई टेड टॉक्स वर मैनिफेस्टेड। आई यूज टू विजुलाइज माई सेल्फ गोइंग टू अ स्टेज एंड टॉकिंग टू पीपल। It happened in my life. I used to watch Shark Tank in America, and I used to watch Shark Tank. I manifested that I'll be there someday, and I'm there someday. I used to manifest that I'll be on podcast, and I am on a lot of podcasts. Thank you. And so manifestation is one of the most important things. You visualize, you feel the feeling, and you go on. That's most important. Number 2 is I tell people that, as I said, to run a business, you have to have a general's eye view. You know, आपको ऊपर से सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आप साइड से नहीं देख सकते। तो ऊपर से देखने के लिए आपको थोड़ा सा सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। Like I try and get up at 4 o'clock, but that doesn't mean I get every day on 4 o'clock. Weekends में weekends की तरह उठता हूँ, but between 4 and 6 में उठ जाता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड आई हैव। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि दुनिया के उठने से पहले मैं देख लूँ मेरा काम क्या है मेरे हाथ में, और मैं लोगों को एलोकेट कर पाऊँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई टेल पीपल दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर माइंड सेट क्लियर कि मैं जल्दी सोऊं और जल्दी उठूं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, एज आई सेड,
एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को सारे काम अपने आप नहीं करने होते हैं, तो यू नीड टू हायर द राइट पीपल फॉर योर सेल्फ. प्लीज बी श्योर ऑन दैट. Number three is I tell people that when you're hiring your people, have mercy on yourself. Hire yourself a good secretary, because otherwise आप एक टेलीफोन ऑपरेटर बन के रह जाओगे. आज की डेट में आपको पता है कितने फ़ोन आते हैं, कितने परेशानी होती है. मैं हमेशा 2 फ़ोन लेके घूमता हूँ, एक दुनिया के लिए, एक फैमिली और फ्रेंड्स के लिए. तो एक अच्छी सी सेक्रेटरी रखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 3 आई टेल पीपल इज़ दैट जब आप बिजनेस कर रहे हैं, यू हैव टू ऑपरेट एटलीस्ट 1 or 2 days from outside the office, so that you can really think strategies about your business. Because अगर आप दफ्तर में जब चले जाते हो ना, तो फिर आपका दिमाग चलना बंद हो जाता है और लोग आपको काम नहीं करने देते. दे बेसिकली ट्राई एंड कम टू यू एंड शो कि सर देखो हम काम कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं सवाल पूछने के लिए. वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता. मेरे को ये लगता है काम नहीं कर रहे, बट वो आगे सामने खड़े हो जाते हैं चमकाने के लिए कि सर काम कर रहा हूँ मैं. So, I tell people that work at least 2 days in a week from outside the office. It is very, very important. So, these are some of the areas, I tell people. And then books is a very, very great help. I tell people that you should read self-help books, which is very, very important to go the right way in the business. A lot has changed in my life also because of the books. I just told you 2 books I recommend all my entrepreneurs and my network is one. There is one very good book. पता नहीं, I don't remember किसने लिखी है. The One Thing. That tells you that why is it important to go after one thing. Then people talk about revenue. As I said, there is a book called Profit First. That is very important to read. That changed my mind totally. That changed my life totally. And then there are a whole lot of other books which is proposed, and one should look at it. ओके सर, आपका ऑब्वियसली आप बड़े बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं. आपका लैपटॉप वर्सेस नॉन लैपटॉप टाइम कितना रहता है दिन में? आप ना हंसेंगे मेरे पे. मैं लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ. लेके ज़रूर चलता हूँ साथ में, ताकि मेरे को फोमो होता है कि सारे लेके घूम रहे हैं तो मेरे को भी लेके घूमना है. बट मैं लैपटॉप इस्तेमाल ही नहीं करता. My entire mails are being looked after by my office. Phones bhi, my office takes care of it. That's it. You don't use laptop at all? No data? I use it, but I use it only when I want to use it and what I want to do about it. But I don't normally have a habit of just getting into a laptop and seeing कि मेरी मेल्स क्या आ रही है. मेरे फ़ोन पे मेल्स भी नहीं है मेरी. I don't see. ओके. फोन वर्सेस नॉन फोन टाइम क्या रहता है आपका? जब मैंने शुरू करी थी जर्नी, बहुत ज़्यादा फ़ोन टाइम था मेरा. फ़ोन टाइम ज़्यादा इसलिए था कि अपने आप को एक फीलिंग देनी होती कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ. बट अगर आप देखेंगे, थैंक्स टू एप्पल, जो उन्होंने आजकल एनालिटिक्स निकाले, अगर आप देखेंगे, आप जो सही मायने में जब फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिन का 20 से 30 मिनट ही है. बाकी तो आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इधर उधर एंड सब. सो आई हैव नाउ शेल्ड यूजिंग माई फोन. आपने देखा होगा बटन फ़ोन मैंने दूसरे फ़ोन में रखवाया. आई यूज़ द बटन फ़ोन एंड आई डोंट गो ऑन सोशल मीडिया एट ऑल. एटलीस्ट आई अवॉइड. जो करना होता है वो 15 मिनट की विंडो में करके ख़त्म कर देता हूँ. एंड सो दैट्स इट. दैट्स माई फ़ोन टाइम. ये इंटरेस्टिंग है. वैसे आपने, बाय द वे, मैं थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहूँगा. आपने बटन फ़ोन जो मतलब Nokia का 3210. कैन आई कॉल इट ओल्ड फैशन? Yes, absolutely. इट्स नॉट ऑफेंसिव? Not at all. Okay. I love it. सो आपने ओल्ड फैशन फ़ोन क्यों रखा है? उसका क्या पर्सपेक्टिव है? आप टच स्क्रीन वाला भी रख सकते थे 2 फ़ोन. उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? उसका ऑब्जेक्टिव यही है ना कि फ़ोन जो है आज की डेट में बड़ा रिएक्टिव है. मतलब उसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन, हालांकि मेरे सारे फ़ोन में नोटिफिकेशन बंद है, बट उसके अंदर फिर भी इट गिव्स यू दैट अर्ज टू लुक इनटू इट. एंड वंस यू लुक एट योर फोन, दे हैव मेड इट इन सच अ फैशन दैट इट्स सो एक्साइटिंग that you want to get into it. You want to look into WhatsApp, you want to look into Instagram, you want to look into Facebook, you want to look into Substack, Twitter and all that. So phone ही नहीं, जब बांस ही नहीं बजेगा तो बांसुरी कैसे बजेगी?
So I use something which is totally, off all these things, and that improves my productivity hell of a lot, and I also have a good amount of focus time in my, workspace. नॉर्मली फोन्स जैसे रहते हैं, आप देखिए, आप वो टिंग 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 हर वक्त बजते रहते हैं, आप उसको बंद करके भी रखिए ना, एक अर्ज होती है कि मैं उठा के जरा देख क्या हुआ, नॉट देयर विद मी. वंडरफुल. एक टाइम रहा होगा, मे बी व्हेन यू वर यंगर एज कम्पेयर टू व्हाट यू टुडे, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, उससे आप ये वाला आपने स्विच कैसे किया, बटन फ़ोन पे आना, ना यूज़ करना सोशल मीडिया? आदत पड़ने वाली बात है. आई वॉज हुक्ड वेरी मच टू माई फोन, बट एक जब नया नया फेसबुक चालू हुआ था, वॉज वेरी वेरी हुक्ड, ऑनेस्टली वेरी वेरी हुक्ड. बट देन स्लोली एंड स्टडली आई हैड टू वीन इट ऑफ. आई सर्टनली रियलाइज कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ सोशल मीडिया में, एंड दिस इज़ नॉट द राइट थिंग. आई शुड बी फोकसिंग ऑन माई बिजनेस, आई शुड बी फोकसिंग ऑन वॉट आई वॉन्ट टू डू रियली. So I had given it off. Was it easy? Very easy, very very easy. Difficult for me to believe it was easy. No, I'm telling you. See, मेरे पास अभी भी दूसरा फ़ोन होता है. आज मेरे पास इसलिए क्योंकि आज सैटरडे है, दफ्तर में कोई कॉल अटेंड करने वाला नहीं है, एंड माई सेक्रेटरी इज सिक, सो द कॉल्स आर नॉट ट्रांसफर टू हर. ट्रेडिशनली द फोन्स आर ट्रांसफर टू हर. शी हैंडल्स ऑल माई कॉल्स. मैं रात को भी इसको कहीं अगर डिनर पे लेके जाता हूँ तो इसको गाड़ी में छोड़ के जाता हूँ और बटन वाला फ़ोन लेके जाता हूँ, because this is again a nuisance. When you go to a restaurant, you want to spend time with your loved ones, you want to spend time with your friends, and this is a big nonsense, in your life. It's a very big nonsense in your life. So I would urge people to wean off this damn thing. That's very interesting, and I think शायद आज के पॉडकास्ट से एक बड़ी लर्निंग जो मुझे पर्सनली मिलने वाली है वो यही है. मतलब आई हैव ऑल्सो, इट्स अ कन्फेशन दैट आई एम मेकिंग, दैट मैं भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हूँ फ़ोन को लेके. और शायद मे बी हो सकता है ये पॉडकास्ट इज़ दैट चेंज एजेंट फॉर मी. जैसे मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, आप पूछ रहे थे पॉडकास्ट आप क्यों करते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, टू लर्न फ्रॉम द पीपल हु हैव मेड मिस्टेक्स and then they have grown in life. I probably wanted to learn from them. नहीं, आप ऐसा करिए, आप देखिए ना, पर आप फ़ोन में आप करते क्या है, इधर से फ़ोन आया, इधर आपने इंस्ट्रक्शन दे दी फ़ोन पे, उधर से एक फ़ोन आया, इधर से आपने कागज़ उठा के मेल करवा दिया. तो कर तो पोस्टमैन का काम ही रहे हैं ना. तो जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपका ऑफिस क्यों नहीं काम नहीं कर सकता? और अगर जिसको ज़्यादा ज़रूरी है आप उसको फ़ोन कर लो वापस. मैं कभी कभी अक्सर, आप जैसे आज सैटरडे है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मिस्ड कॉल्स, तो मैं देखूंगा, आई विल रन थ्रू देम. उनमें से जो रजिस्टर्ड नंबर होगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, आई कॉल देम बैक सम टाइम इन द इवनिंग. आई वोंट लीव इट, आई डेफिनेटली कॉल बैक. आई ऑलवेज कॉल बैक माई कस्टमर्स and my peer group. Always, my employees, my customers, I always call back. But I call back at my will, because, as I said, this is something which makes you react. उसकी ज़रूरत नहीं होती है. आपको कॉल आया, आप उसको 4 घंटे बाद भी जवाब सकते हैं. आपको इमीडिएटली देने की जरूरत नहीं है. इमीडिएटली सिर्फ फैमिली को या फ्रेंड्स को या सम VIP और CIP you can take it. Can I use my phone now and send a message to my HR to hire a secretary for me? Absolutely, right away. That's one quick learning that I've got right now. Yes, very important. Okay. सर, सोशल मीडिया की बात करते हैं. इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बिजनेसेस के लिए. आपको क्या लग रहा है, आपके बिजनेस में सोशल मीडिया ने कितना हेल्प किया है, और आपको क्या लग रहा है आगे आने वाले टाइम में सोशल मीडिया बिजनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है? सोशल मीडिया आज के टाइम में बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. यू कांट लीव इट ऑफ योर मार्केटिंग प्लान. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट आपको उसके लिए एक पूरी टीम डेवलप करनी पड़ेगी जो ये काम करेगा. एंड मेरा ये मानना है, एंड मैं ये स्ट्रांगली बोलूँगा, कि जब आप सोशल मीडिया की अपनी टीम बनाएं तो इन हाउस रखिए, बाहर मत आउटसोर्स करिए. बिकॉज मैंने जब जब अपना सोशल मीडिया बाहर आउटसोर्स करा, आई डिड नॉट गेट द राइट काइंड ऑफ रिजल्ट्स आई वांटेड. सो प्लीज ट्राई एंड बिल्ड योर टीम इन हाउस, और define your parameters before giving it outsourced.
कि मुझे ये चाहिए, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मेरे को ये 4 चीज़ें चाहिए, एंड तभी उसको हर हफ्ते एनालाइज करिए, और जब तक वो चल रहा है चलाइए। जिस दिन वो टूटा, छोड़ दीजिए उसको, डू नॉट डू इट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आने वाले टाइम में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आप सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म से लेके जाना पड़ेगा। जैसे फेसबुक की ऑडियंस अलग है, ट्विटर की ऑडियंस अलग है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग है, सबस्टैक की अलग है, लिंक्डइन की अलग है। सो यू हैव टू हैव अ कॉमन मैसेज with a different language or a different style of speaking to different people. कैश फ्लो की और थोड़ी बात करते हैं सर, क्योंकि बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। कैश फ्लो में ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स आते हैं। कैसे इस इशू को रिजॉल्व करें, क्या क्या चीज़ें हैं जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? कैश फ्लो देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो कैश फ्लो इज द किंग इन टूडेज टाइम। अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है, यू आर द बॉस, यू कैन रूल द इंडस्ट्री। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज, मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आई रेड दिस बुक कॉल्ड प्रॉफिट फर्स्ट, एंड उसके अंदर मैं अपने पीयर को ये बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप अपना जीपी बढ़ाओ और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाओ, और उसके बाद आप सबसे पहले प्रॉफिट बाहर निकालो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मैंने ना अपने एक वे ऑफ अकाउंटिंग रखा हुआ अपने बिजनेस के अंदर। पहले नहीं रखा था, एक्सपीरियंस ही आता है ये सारी चीज़ें। तो अब मैंने रखा हुआ जिसके अंदर मैं अपने खर्चों को, जैसे पुराने ज़माने में दादी माँ या नानी माँ करती थी, जब तनख्वाह आती थी वो 4 लिफाफों में बांट के छुपा देती थी, उसी तरीके से करता हूँ। 100 रुपये कमाया, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स एक लिफाफे में चला जाता है, 12 से 15% से 20% से 25, जो भी मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है उसको अलग लिफाफे में डाल देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट का पैसा जो आता है वो अलग लिफाफे में डाल देता हूँ, और जो मैं प्रॉफिट चाहता हूँ, चाहे 1% हो या 2% हो या 5% हो, अपने ट्रांजैक्शन से, अपने रेवेन्यू से, उसको अलग लिफाफे में डाल के साइड में डाल देता हूँ। अब आप इन लिफाफों को आप बैंक अकाउंट्स में समझ लीजिए। आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ 4 अकाउंट्स वेयर आई कलेक्ट out of every 100 rupee earned, COGS, fixed costs, variable costs, and my profits. So उससे मेरा कैश फ्लो बना रहता है, और जिस हेड में जो खर्चा होता है मैं उसमें वो खर्चा किए जाता हूँ। सो आपके बिजनेस के अंदर जैसे अगर है, देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग मटीरियल, वो एक हेड में जाता है। फिक्स कॉस्ट में आपके जो हैं, जैसे आपने धागे लेने हैं, वो करना है, वो अलग में जाता है। खर्चे जो हैं वेरिएबल कॉस्ट, लेबर वगैरह, वो अलग में जाता है। 100 रुपये का माल बेचा या 1000 रुपये का माल बेचा, उसका मैंने अपना सोच रखा है कि मैंने 5% निकालना है या 2% निकालना है, तो 1000 रुपये का 2% जो भी हुआ मैं निकाल लेता हूँ और वो अलग बिजनेस में डालता हूँ। वो 4 अकाउंट में डालता हूँ। पहले बैंक मैनेजर से बड़ी लड़ाई हुई मेरी कि क्यों नहीं खोलोगे आप, आपको क्या दिक्कत है, बट अब वो मानते हैं, अब वो करते हैं, अब उन्होंने खोल रखा है मेरे लिए। सो दैट इज व्हाट आई डू। सो 4 बैंक अकाउंट्स हैं आपके। एक में आप जो प्रॉफिट आपको निकालना होता है, लेट्स से हम बात कर लेते हैं सितंबर मंथ की। इन मैं हाँ, तो मेरा जो ये खर्चे होते हैं वो मैं वीकली चेंज करता हूँ सर। मंडे थ्रू सैटरडे जो मेरा ट्रांजैक्शन हो, उसका मैं मंडे को डिवीजन कर देता हूँ हर अकाउंट में। एक प्राइम है, उससे निकाल के मैं 4 अकाउंट में डाल देता हूँ, खत्म होगी बात मेरी। दैट इज व्हाट आई डू। और खर्चे वहीं से होते हैं। वंडरफुल। सर, इस पॉडकास्ट में जेन्युइनली मुझे पर्सनली भी बहुत लर्निंग मिली है, एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने पॉडकास्ट देखा होगा उनको भी बहुत लर्निंग मिली होगी। जाने से पहले 2-3 सीक्रेट टिप्स आप क्या देना चाहेंगे यूथ को? मतलब सीक्रेट ना हो बेशक, लेकिन ऐसी हो जो उनके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल हो, जिनसे या तो वो बिज़नेस शुरू कर पाएँ और उनके बिजनेसेस बंद ना हो, या जो बिज़नेस में हैं वो सक्सेसफुली उसको स्केल कर पाएँ। वेल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि खुले दिलो दिमाग से काम करिए। इस दुनिया में बहुत कुछ है कमाने के लिए, देने के लिए। कभी भी अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट मत करिए। खुले दिल खुले दिमाग से काम करिए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करिए। जितना ऊंचा सोच सकते हैं आप सोचिए, आपको वो मिलेगा। द वर्ल्ड विल गिव यू, द यूनिवर्स विल गिव यू। So that is one thing. Second, as I said,
if you are doing a business, work only on one business. People have this myth कि मैं 2 काम करूंगा तो मेरी रेवेन्यू बढ़ जाएगी, बट हियर द लॉ ऑफ एवरेज टेक्स इनटू एक्शन. आना वही है आपके पास जो एक में आएगा. आप 2 में वो करके कमा रहे हैं, बट अगर आप एक में ज्यादा फोकस करते हैं तो आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाता है. दैट इज द सेकंड थिंग आई टेल पीपल. थर्ड थिंग आई टेल पीपल इज प्रॉफिट फर्स्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द बिजनेस. जब आप बिजनेस करते क्यों है? आप बिजनेस इसलिए करते हैं कि आप में लिबर्टी मिले, आपको आप पैसे कमा पाए. You are your own king or boss, and this will only happen if you work outside your business at least 2 days in a week. You can strategize, you get the profit out so that you're earning money. At least you get a feeling you're earning money. And liberty इसलिए कि you are working out of the office, so you feel that I'm the king, man, I'm the boss, I have to do it. So these couple of things are very, very important. Never restrict yourself. Never ever restrict yourself in life. Think as big as possible, as large as possible, and go for it. There is ample amount of things, money, wealth available in the world. आप अगर आज की डेट में देखें कंपनीज कहाँ जा रही हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कंपनीज कितनी बड़ी हो जाएंगी. एंड दे आर ऑल ग्रोइंग बिकॉज इट इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड. यू हैव टू थिंक अबाउट इट, यू हैव टू गेट इट, एंड यू विल गेट इट. दैट्स इट. वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर. आप आए पॉडकास्ट में, बहुत सारी आपने लर्निंग दी. और जिस ऑडियंस ने, मैं सारे पॉडकास्ट में लगभग ये बोलता हूँ कि जिस ऑडियंस ने यहाँ तक ये पॉडकास्ट दिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. यू आर एक्चुअली फ्रॉम दैट 1% लीग. क्योंकि जब आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, बहुत सारा एक्साइटिंग कंटेंट है, डांसेस एंड लॉट ऑफ स्टफ इज़ अवेलेबल. वो सब चीज़ें छोड़ के ना आप एक पॉडकास्ट देख रहे हो, वो भी 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे का. सो इससे ना क्लियरली पता चलता है आपका माइंडसेट जो है ना ग्रोथ माइंडसेट है. आप चीज़ें सीखना चाहते हो, राइट. मैं सीखना चाह रहा था, मैंने पॉडकास्ट किया. सर सिखाना चाह रहे थे, वो पॉडकास्ट में आए. आपने पॉडकास्ट देखा विच क्लियरली प्रूव्स दैट यू वांट टू लर्न. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग देयर टिल द एंड. हम सर के साथ सेकंड पार्ट भी करेंगे पॉडकास्ट का. अगर आप बोलेंगे सो कमेंट में लिखिए पार्ट 2. एंड आपको इस पॉडकास्ट में जो 2-3 लर्निंग्स मिली है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता के जाना, मुझे बहुत हेल्प होगा. और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना. सर के पेज के डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में है. फॉलो हिम. मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत लर्निंग मिली, आपको भी मिलेगी अगर आप इनको फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एक्साइटेड.